हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन वेब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा दिन करने वाले हैं और आज तीसरा दिन में हम लोग कंकाल तंत्र से स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सेट लगाते चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही इस सेट में कितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा और अपने सेट में जितने भी क्वेश्चन से आप आंसर कर रहे हैं वो सारे आंसर आप कमेंट में करने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम पता लगा सकें कि आप कितने तक तैयारी आपका हो चुका है, कितना और बाकी है। तो आप जितना यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन लगा रहे तो आप बताने का प्रयास कीजिए 50 में कितना सही कितना गलत लगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। यहाँ पे आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में अगर डायरेक्टली पूछा जाए यहाँ पे नवयुवक भी दे सकता है, यहाँ पे बच्चा भी दे सकता है, बूढ़ा भी दे सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवयुवक के शरीर में। अगर यहाँ पे जनरल अगर पूछा जाए आपको सीधे शरीर की बात के लिए तो 206 आप कर सकते हैं। देन आपको जैसे ही क्वेश्चंस को घुमा कर पूछेगा उसी हिसाब से आपको भी घूम जाना है। आपको मैं बता दूं कि 206 से पहले आपको अगर शिशु के शरीर की बात की जाए तो 213 अस्थियाँ होती है, यानी कि हड्डियाँ होती है, जिसमें 12 हड्डियाँ जुड़ जाती है। देन आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके अंदर ही 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। क्या पूछा जा सकता है कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जा सकती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। अब यहाँ बच्चों के शरीरों में यहाँ पे कितने 300 के करीब में कहीं कहीं देता है बुक में 300 के करीब में, तो आपको 213 ही मारना है। आप 213 ही उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। फिलहाल अगर बात कर लीजिए नवयुवक के शरीर में तो आपको 206 ही मारना है। जैसे ही बच्चा कहे तो 200 आपको 13 दे सकता है या 300 आपको दे सकता है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मारना है। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे मिस्टेक माई मिस्टेक दे देता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 213 ही सही होगा। अगला प्रश्न है रकाब या स्टेपिस भी जिसको कहते हैं हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, यानी कि स्टेपिस हड्डी मानव शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है। आपको बता दूं कि स्टेपिस है मध्य कर्ण के अंदर पाया जाता है, यानी कि कान के अंदर पाया जाता है। मध्य बीचला कान के बीच में ही मध्य कर्ण के अंदर पाया जाता है, जिसमें 6 हड्डियाँ पाई जाती है। कान पूछेगा कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि मध्य कर्ण के अंदर होता है, तो छोटी हड्डी हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो जांघ की हड्डी फीमर हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, छोटा और बड़ा दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अगला है मानव की पसलिया के साथ जोड़ी होती है। याद रखिएगा मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये चीज़ें जान गए। अब यहाँ पे 12 पसलियाँ होती है, तो ये बताइए आप कि किससे जुड़ा रहता है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। अगर जनरल बात की जाती है कि 12 जोड़ी मतलब क्या हो जाता है, 24 सिंगल 24 पसलियाँ हो जाती है। और जोड़ी की बात की जाए तो ज़्यादातर जोड़ी क्या हो जाती है, तो जोड़ी आपको 12 जोड़ी ही हो जाएगी। तो ज़्यादातर आपको पूछने के चांसेस ज़्यादातर है जोड़ी, लेकिन आप जनरल याद रखिएगा जब 12 जोड़ी कहेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव की पसलिया के साथ जुड़ी होती है, तो आपको याद करते चलना है कि मानव की पसलिया के साथ जुड़ी हुई स्टर्म के जुड़ा जाता है। क्या हो जाता है, स्टर्म जुड़ा रहता है। अगला टॉपिक आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। कौन सा भवन परीक्षण किया जाता है, अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। मानव शरीर में किसका पता लगाने के लिए, कौन सी चीज़ को पता लगाने के लिए, आंतरिक आयु को पता लगाने के लिए, शरीर की आंतरिक आयु को पता लगाने के लिए आपको क्या किया जाता है, अस्थि भवन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अस्थि भवन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पे, लीजिए अगला प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला, अस्थियों से मांसपेशियों को जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो कंडरा कहते हैं। उसके बीच को कैंड्रा कहते हैं। याद रखिए कंडरा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कंडरा कहते हैं, या इसको ज़्यादातर इंग्लिश में आपको कह दे तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं याद, या कंडरा कहते हैं हिंदी में। तो आपको टेंडन भी अगर याद रहेगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड इस्तेमाल याद नहीं रहता है, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड याद रहता है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपको याद रहे वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। दांतों की कठोर इनेमल परत के अंतराल आपको सारी चीज़ दिए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्रोटाइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फास्फेट सारे के सारे दांतों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए आपको ई ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि आप चकरा जाइएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए तो आपको इस क्वेश्चन का अगर आप गलत भी आंसर दे दे तो भी आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाता है।
एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? ध्यान रखिए, कहा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, ऑटोमेटिक स्वदंत जमे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मनुष्य के शरीर में 4 जो दांत होते हैं, जो स्वदंत होते हैं, जो कि एक ही बार आते हैं। इन दांतों को शिकार भोजन को चीरने फाड़ने के लिए नुकीले बनाए जाते हैं, ताकि ये चीज़ कर सकें, चीर फाड़ कर सकें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि औसत मानव, याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। औसत की बात की जाए अगर, लगभग मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग की बात की जाए तो 1.36 kg, 1.36 kg यानी कि 1300 ग्राम लगभग यहाँ पे हो जाते हैं। कभी 1300 से 1400 ग्राम दिए जाते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे 1300 को क्या बोलते हैं 1.36 लिखा गया है, यहाँ 1.36 लिखा गया है केजी, यानी कि 1300 ग्राम लगभग, 1300 ग्राम 1360 ग्राम यहाँ पे लगभग यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया? अगला प्रश्न लिखा गया आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। किसी पेशी में क्या होता है? संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? एक्टिन और मायोसिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कशेरुकी के बही कंकाल नहीं होते? बही कंकाल नहीं होती हैं। निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होती है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीबिया उभयचर, एम्फीबिया उभयचर हो जाता है। एम्फीबिया उभयचर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर पसलियों की संख्या सांप के अंदर बहुत अधिक होती है। सांप के अंदर कितनी पसलियाँ पाई जाती है ये चीज़ें, तो प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ पाई जाती है। तो अगर सांप की बॉडी में बात की जाए तो लगभग 200 से 400, याद रखिए 200 से 400 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसके अंदर पसलियों के सभी जोड़े जोड़े होते हैं। यानी कि अगर 200 कहेंगे तो 400, 400 कहेंगे तो 800 जोड़े में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पसलियाँ सांप के अंदर पाया जाता है। अगला टॉपिक पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो क्वेश्चन हम लोगों ने इसको ऊपर ही किया था। तो मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो सारे रिपीटेड ज़्यादा से क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 12 पसलियों की संख्या होती है। जोड़ी में जोड़े बात की जा रही है। अगर यहाँ पे सिंगल की बात की जाती है तो यहाँ पे 24 जरूर दिया जाता। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आप सभी को बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। ओडोंटोलॉजी, उसका संबंध किससे, किसके अध्ययन से होता है? इसका संबंध किसके अध्ययन से होते हैं? उसके संबंध किसके अध्ययन से होते हैं, यह चीज़ पूछा गया है। अस्थि काल प्रभावन हो जाएगा, काल प्रभावन हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, काल प्रभावन हो जाएगा, दंत और व्यक्तिवृत्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ओडोंटोलॉजी कहेगा तो दांत से हमारा सही हो जाता है। ये ऐसे विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहेगा कि अकलदार, याद रखिए कहते हैं ना अकल की दाढ़ी बढ़ गई है। तो अकलदार होता है ना, अकलदार, अकलदार या तीसरे चौर्ण दांत कहे तो उन दांतों का नाम है जो कि आखिर में निकलते हैं, यानी कि लास्ट में निकलते हैं। तो अकल के दांत लास्ट में निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आखिर में निकलते हैं, यानी कि लास्ट में निकलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरी दाढ़ होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी दाढ़ होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट क्या पाए जाते हैं? अस्थि में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? 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 तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिए कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। अभी अगर दौड़ते समय हमारे पैर में अगर दर्द हो जाती है, बॉडी में किसी भी प्रकार के अगर जोड़ों में दर्द होता है, क्या होता है? सबसे ज़्यादा पहले कैल्शियम की गोली दी जाती है, ताकि जो भी कमियां हैं उसको पूरा कर सके। उसके बाद में कोई दर्द या कुछ भी की गोली दी जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? अब यहाँ पे जानू फलक, अब यहाँ पे वो प्यार मोहब्बत वाला जानू मत समझ लीजिएगा, जानू फलक होता है बॉडी का नाम।
तो जानुफला का दूसरा नाम क्या होता है? जानुफला का दूसरा नाम आप सभी को बोर्ड बताना है कि जाह्नविक फटेला। फटेला का ही नाम होता है जाह्नविक या जानुफलक, जाह्नविक या जानुफलक। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक कारक उदाहरण है या कारण है? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कमर का जोर। क्या हो जाता है? कमर का जोर आपका याद रखना है, कमर का जोर याद रखिएगा। किसका जोर याद रखना है मेरे भाई? कमर का जोर याद रखना है। अगर जोरों में दर्द हो जाए तो क्या चीज़, कौन सा गोली सबसे पहले खाया जाता है? तो कैल्शियम की गोली। घुटनों का जोर, घुटनों का जोर याद रखिए। घुटनों को जोर होता है, डॉट स्थान पे क्या डलाएगा? घुटनों का जोर होता है, डॉट स्थान पे क्या डलाएगा? घुटनों का जोर होता है, क्या हो जाता है? घुटनों का जोर हो जाता है, तो कोर संधि। इसको क्या कहते हैं? कोर संधि होता है। घुटनों का जोर कोर संधि होता है, घुटनों का जोर कोर संधि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सिग्मा रूपी वृदांत किसका भाग है? 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 तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है बड़ी आंत। क्या हो जाता है? बड़ी आंत हो जाते हैं। बड़ी आंत बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बड़ी आंत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बड़ी आंत हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा लग रहा है कि संचारित प्रणाली को खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली का खोज किसने किया? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज हमारे विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि स्टारफिश। स्टारफिश याद रखिएगा कि इस परिसंचारण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचारण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचारण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचारण तंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। स्टारफिश के परिसंचारण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्टारफिश के परिसंचारण तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जठरवाहिनी तंत्र, जलवाही तंत्र और हिमल तंत्र और नाल तंत्र सारे चीज़ कहते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है A+4। यानी कि आपको सारे के सारे आंसर सही हो जाते हैं। ऑल ऑफ दिस एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो आपका आंसर 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? पलिया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कहाँ पे? पलिया हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, क्या हो जाता है आंसर? तो आंसर कहिएगा एक केंद्र काणु, मोनोसाइट जिसको कहते हैं, मोनोसाइट इसका आंसर सही हो जाता है। मोनोसाइट याद रखिएगा। ज़्यादातर इंग्लिश नाम ही बायोलॉजी के अंदर याद रखा जाता है ताकि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर इंग्लिश नाम ही अधिकतर मात्रा में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा हो जाता है? तो आंसर हो जाता है लिम्फोसाइट। क्या हो जाता है आंसर? लिम्फोसाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। लिम्फोसाइट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लिम्फोसाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिएगा फेफड़ों के आवरण, याद रखिए फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को फुसफुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फुसफुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फुसफुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फुसफुस झिल्ली कहते हैं। वही क्वेश्चन अगला चले, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक कोलाइड को कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड का आंसर करने का प्रयास कीजिए। प्राकृतिक कोलाइड का आंसर हो जाएगा रक्त। क्या हो जाता है? रक्त हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। रक्त हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या? भरपूर मात्रा में लौह या रजत पाया जाता है। क्या हो जाता है आंसर? तो आप कहिएगा यहाँ पे रक्त की बात की जाए तो भरपूर मात्रा में लौह पाया जाता है। अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन सबसे ज़्यादा किस प्रोटीन किसके अंदर में पाया जाता है? तो पालक के अंदर पाया जाता है। हरी सब्जी या पालक के अंदर सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन या आप कह सकते हैं लौह की मात्रा आयरन मिलता है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे टारगेट है हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। देखिए जब तक सेट नहीं लगाइएगा आपका जो गलत सही होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सी नंबर ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, मानव रक्त का रंग लाल होता है। भाई मेरे, मानव रक्त का लाल रंग लाल होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन के कारण से मानव रक्त का रंग लाल होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना कारण है। लीजिए, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना कारण है। एकत्र होना कारण है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गठिया। क्या हो जाता है भाई मेरे? गठिया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस कशेरुकों में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? ऑक्सीजनित और रुधिर मिल जाते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? उभयचर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उभयचर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उभयचर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में 4 नीले होते हैं। मानव मस्तिष्क में देखिए दाएं नीले बाएं नीले ऐसे 4 नीले होते हैं, जो कि पार्श्व नीले जो कि दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित है, और अग्र मस्तिष्क के तृतीय नीले जो कि पार्श्व मस्तिष्क के चतुर्थ नीले होते हैं। इस 4 नीले होते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक है, श्वसन रंजक है, याद रखिएगा। निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हीमोग्लोबिन। याद रखिए। कौन सा याद रखना है? हीमोग्लोबिन याद रखना है। हीमोग्लोबिन याद रखना है। हीमोग्लोबिन याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे रक्त से संबंधित यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। MBBI VBI क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल कर आता है। दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मैं पढ़ाकर दिखा दूंगा और आपको इस तरह से समझ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके समक्ष शो करने वाला है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। स्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जो जिनका रुधिर वर्ग कौन सा है? स्वात्रिक रक्तदाता, स्वात्रिक रक्तदाता क्या हो जाता है? वैसे रक्तदाता जो कि सबको रक्त दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एक सर्वग्राही एक सर्वदाता। तो ये सर्वदाता हो जाता है। रक्तदाता या सर्वदाता इसको सही सबको देने वाला हो सकता है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा जो सबको दे सकता है। और किसी से भी ले सकता है, कौन सा है? सर्वग्राही, यानी कि तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही कहेगा तो ये भी है, सर्वदाता कहेगा तो दोनों चीज़ याद रख लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 रक्त समूह A, AB, B और O में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। क्वेश्चन किसी बस से घुमाएगा। सार्वभौमिक दाता जैसे याद रखिएगा, दाता पूछे तो आप यहाँ पर चलाइएगा डायरेक्ट O पे और आपका आंसर हो जाता है। सर्वग्राही कहेगा तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार से ऐसे पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे समझने वाली कॉमन बात है कि कौन से रक्तदाता होते हैं, कौन से रक्तदाता नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्वग्राही की मात्रा की जाए तो सर्वग्राही के लिए AB प्लस होता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, आप यहाँ पे कर देते ही O प्लस, लेकिन आपको O निगेटिव होगा जो कि सबको दे सकता है। O निगेटिव वाला, O पॉजिटिव वाला नहीं, ये होता है रेयर केस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे याद रखिएगा सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग, हमने ऊपर ही आपको 3-4 क्वेश्चन में के अंदर बता दिया कि सर्वग्राही कौन होता है, तो आप फटाक से मार दीजिए कि सर्वग्राही यहाँ पे AB होते हैं। सर्वग्राही कौन सा हो जाता है? AB हो जाते हैं। सर्वग्राही कौन सा हो जाते हैं? AB हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, जिसका रक्त का वर्ग क्या हो जाता है, यानी कि कौन सा रक्त हो जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AB। AB हो जाता है जो कि रक्त क्या हो जाता है, रक्त वाला ऐसे व्यक्ति है जो कि रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त वर्ग हो। अगर AB वाला अगर किसी को देना चाहता है तो सिर्फ AB को ही दे सकता है, किसी और को AB के अलावा नहीं दे सकता है। लेकिन लेने की जब बात की जाती है AB किसी से भी खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। सामान्यतः यानी कि एक मनुष्य के रक्तचाप जो सामान्य रूप से होता है वो कितना होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 120/80। यहाँ पे क्या हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है। तो जो कि आपको मनुष्य के लगभग शरीर में होना चाहिए, सभी के शरीर में। अगर घट बढ़ जाता है तो वही BP लो या हाई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम वही क्वेश्चन 80/120 मिमी पारा हो जाएगा। 80/120 मिमी पारा कहेगा, या नॉर्मली अगर सामान्य कहेगा तो 120/80 कर देना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए क्लास के साथ में। मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में प्रीवियस ईयर के क्लास देने वाला हूं बिहार सचिवालय सहाय के लिए। तो ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो आपके अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।